हाय गाइस, आज हम बहुत ही शानदार मूवी अवतार के बारे में बात करेंगे। मूवी की शुरुआत में हमें जेक नामी आदमी दिखाया जाता है। वो एक स्पेसशिप में होता है और उसका स्पेसशिप स्पेस में ट्रैवल कर रहा होता है। जेक को इस स्पेसशिप में 6 सालों के बाद होश आता है और जब उसे होश आता है तो हमें पता चलता है कि उसकी टांगे पैरालाइज हो चुकी हैं। पहल तो हमें कहानी की कुछ भी समझ नहीं आती कि जेक स्पेसशिप में क्या कर रहा है और उसे स्पेसशिप में क्यों लाया गया। लेकिन इसके बाद हमें पास्ट के कुछ सीन्स दिखाए जाते हैं जिसकी वजह से हमें सारी कहानी समझ आ जाती है। दरअसल जेक का एक जुड़वा भाई था जो बहुत अच्छा साइंटिस्ट था। वो स्पेस ट्रैवल के लिए नई नई चीजें इन्वेंट करता था, लेकिन कुछ नामालूम आदमियों ने पैसों की खातिर उसको जान से मार दिया। अब स्पेस ट्रैवल के लिए नासा का बहुत ज्यादा खर्चा हो चुका था और नासा ये हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि उसका सारा पैसा जाया जाए। इसीलिए वो उसके जुड़वा भाई की जगह जेक को स्पेस ट्रैवल के लिए भेज देते हैं। जेक क्योंकि पैरालाइज था, इसीलिए नासा उसे ये ऑफर देता है कि अगर वो उसका काम करने के लिए तैयार हो जाता है, अगर वो स्पेस में जाकर उस दूसरे प्लेनेट को डिस्कवर कर लेता है, तो वो उसे इतने ज्यादा पैसे देंगे कि वो अपनी टांगों का इलाज करवा सकेगा। बेशक जेक की टांगे पैरालाइज होती हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग और स्ट्रांग होता है और उसे खुद पर यकीन होता है कि वो इस मिशन में कामयाब हो जाएगा। तभी वहां पर नासा का लीडर आता है और वो उन्हें समझाने लगता है कि तुम लोगों ने वहां पर कैसे सरवाइव करना है और वहां पर अगर तुम्हारा सामना उस प्लेनेट के किसी क्रिएचर से होता है तो उसे कैसे हराना है। तभी जेक की मुलाकात एक आदमी से होती है। इन दोनों ने 3 साल इकट्ठी ट्रेनिंग की होती है और वो काफी अच्छे दोस्त होते हैं। वो जेक को एक अवतार दिखाता है। इस अवतार में इंसानों और दूसरी दुनिया के क्रिएचर्स के डीएनए होते हैं। जब वो सब इस प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं तो तभी वहां पर उस प्रोजेक्ट की लीडर आती है। वो इस स्पेस प्रोजेक्ट के हेड के पास जाती है जो कि एक बिजनेसमैन था और इसने उस प्रोजेक्ट पर बहुत ज्यादा पैसे लगाए थे। वो उससे कहती है कि तुम जेक को क्यों लेकर आए हो, हालांकि वो तो पैरालाइज है। लेकिन वो बिजनेसमैन उसे कहता है कि फिर क्या हुआ अगर वो पैरालाइज है, वो बहुत ज्यादा समझदार है और वो हमारी इस प्रोजेक्ट में बहुत ज्यादा मदद कर सकता है। वो उस डॉक्टर से कहता है कि क्या तुम्हें पता है हम उस प्लेनेट पर क्यों जा रहे हैं। वो उसे एक स्टोन दिखाता है और कहता है कि हमें उस प्लेनेट से बहुत सारे स्टोन्स चाहिए। वो कहता है कि ये 1 केजी स्टोन 100 करोड़ का बिकता है। ये स्टोन्स हमें माला माल कर सकते हैं, इसीलिए तुम खामोशी से वही करो जो तुम्हें करने के लिए कहा है। अगले दिन हम देखते हैं कि जेक को एक मशीन में डाला जाता है और उस मशीन से वो अवतार बनकर बाहर आता है। अब जेन को अवतार की बॉडी में शिफ्ट कर दिया गया था। लंबे लंबे कान, लंबी सी दुम और लंबी सी चोटी वाला ये अवतार देखकर वो बहुत ज्यादा खुश होता है और उसकी स्किन का कलर ब्लू होता है। फिर जेक उस आर्मी के लीडर से मिलता है और वो जेक की बहुत ज्यादा तारीफ करता है क्योंकि जेक एक बहुत अच्छा आर्मी ऑफिसर था और आर्मी के लिए ही उसने अपनी टांगों को कुर्बान किया था। वो आर्मी लीडर उसे कहता है कि वहां पर जाकर वहां की क्रिएचर्स के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करना, क्योंकि जितना तुम उनके साथ टाइम स्पेंड करोगे उतना ही वो तुम पर ट्रस्ट करेंगे और हम यही चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा स्टोन्स उस प्लेनेट से निकाल सके। इसीलिए मैं तुम्हें 3 महीनों का वक्त देता हूँ। अगर उन 3 महीनों में तुमने उन क्रिएचर्स के साथ दोस्ती करके हमें वो पत्थर प्रोवाइड कर दिए तो बहुत अच्छा होगा, वरना न चाहते हुए भी हमें उन क्रिएचर्स पर अटैक करना पड़ेगा और उन सबको मारना पड़ेगा क्योंकि स्टोन्स तो हमें हर कीमत पर चाहिए। वो उसे कहता है कि इसके बदले में मैं तुम्हारी टांगे भी ठीक करवा दूंगा। इस मिशन के लिए जेक मान जाता है। अगले दिन जेक अवतार के रूप में उस प्लेनेट पर चला जाता है। जेक उस प्लेनेट पर जाकर बहुत ज्यादा खुश होता है। वो वहां पर एक फूल को छूने लगता है। तभी वो देखता है उस प्लेनेट पर बहुत बड़े बड़े जानवर हैं और एक अजीबोगरीब सा जानवर उसके पीछे पड़ जाता है। उससे बचने के लिए जेक एक झरने में छलांग लगा देता है, लेकिन बदकिस्मती से जेक अपनी टीम से अलग हो जाता है। जेक वहां की लकड़ी से एक नेजा तैयार करता है। दूसरी तरफ जेक की टीम उसे बहुत ढूंढती है, लेकिन जेक उन्हें कहीं भी नहीं मिलता और आखिरकार वो लोग वापस चले जाते हैं। जेक उसी जंगल में होता है
तभी हम देखते हैं कि कोई फीमेल क्रिएचर उसे देख रही है। वो उसी प्लेनेट की क्रिएचर होती है जिसका नाम नेत्री होता है। वो जेक पर एरो से अटैक करने लगती है कि तभी उसके एरो के ऊपर एक फूल आकर बैठ जाता है। वो अपना फैसला बदल लेती है और वहां से चली जाती है। रात के वक्त जेक पर उस प्लेनेट के खतरनाक जानवर अटैक कर देते हैं, लेकिन जेक उनका मुकाबला करता है और उनको वहां से भगाने के लिए आग जलाता है। तभी वहां पर नेत्री आकर उसे बचा लेती है, लेकिन इसी दौरान नेत्री के जंगल के कुछ जानवर भी मारे जाते हैं। तो नेत्री को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो जेक से कहती है कि तुम्हें बचाने के चक्कर में मेरे जानवर मारे गए। जेक उसे कहता है कि अगर तुम्हें अपने जानवरों की इतनी ही फिक्र थी तो मुझे क्यों बचाया। नेत्री उसे कहती है कि तुम बिल्कुल ही बुद्धू हो। जेक उसे कहता है कि मुझे लड़ना सिखाओ। उसके बाद जेक की बॉडी पर वही ग्लोइंग फ्लावर्स आकर बैठ जाते हैं। नेत्री इस कबीले के सरदार की बेटी होती है और वो जेक को अपने फादर के पास लेकर जाती है। जेक को देखते ही उस कबीले के लोग जेक पर अटैक कर देते हैं, लेकिन नेत्री उन्हें रोक देती है। लेकिन एक क्रिएचर फिर भी जेक पर अटैक कर देता है और वो क्रिएचर आगे जाकर इस प्लेनेट का राजा बनने वाला था, लेकिन नेत्री की माँ से रोक देती है और वो जेक को अपने प्लेनेट पर वेलकम करते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जेक की असल दुनिया में आंख खुलती है। वो उन सब लोगों को बताता है कि मैं उनके प्लेनेट में एंटर हो गया हूँ, जिसे सुनकर सब लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। अब नेत्री जेक को ट्रेनिंग देना शुरू कर देती है। वो उसे हॉर्स राइडिंग सिखाती है। दूसरी तरफ उस मिशन का लीडर भी वहां पर आ जाता है। उन्होंने उसी प्लेनेट पर अपना एक कैबिन बनाया होता है और वो कैबिन उन पहाड़ों पर होता है जो कि बादलों में उड़ रहे थे। ये एक बहुत ही शानदार व्यू था। दूसरी तरफ नेत्री जेक को उस प्लेनेट के रूल्स सिखाती है। वो उसे सब सिखाती है कि शिकार कैसे करना है, इस प्लेनेट पर सरवाइव कैसे करना है और सबसे बड़ी बात नेचर से प्यार कैसे करना है। उसके बाद नेत्री जेक को एक जगह पर ले जाती है जहां पर उसे वो एक परिंदे से मिलवाती है। वो परिंदा एक तरह का ड्रैगन होता है। नेत्री उसे कहती है कि इस ड्रैगन की खासियत ये है कि ये अपना राइडर खुद चुनता है और अगर ये एक बार किसी को चुन ले तो पूरी जिंदगी उसी के साथ सिंसियर रहता है। लेकिन इसे काबू करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। लेकिन जल्द ही जेक उस ड्रैगन पर काबू पा लेता है और उसे लेकर उड़ने लगता है। नेत्री और जेक अपने अपने ड्रैगन्स पर उड़ने लगते हैं और वो काफी ज्यादा इंजॉय करते हैं। वो प्लेनेट बहुत ज्यादा खूबसूरत होता है और जेक इस प्लेनेट पर आकर बहुत ज्यादा खुश था। जब वो लोग ड्रैगन पर बैठकर उड़ रहे थे तभी उनके पीछे एक खतरनाक ड्रैगन लग जाता है, लेकिन ये दोनों उसका मुकाबला करते हैं और उसे हराकर अपनी जान बचा लेते हैं। उसके बाद नेत्री जेक को एक जगह पर ले जाती है और वहां पर वो उसको अपने एंसेस्टर्स की सवारी दिखाती है। वो कहती है कि आज के दौर में इस पर सवारी करना बहुत ज्यादा मुश्किल है और इस ड्रैगन के बारे में ये माना जाता है कि ये दुखों को खत्म कर सकता है। जेक को इस प्लेनेट पर आए 3 माह का अरसा गुजर जाता है, इसीलिए आर्मी का लीडर उससे वापस बुलाता है और उससे कहता है कि जो काम मैंने तुम्हारे जिम्मे लगाया था मुझे नहीं लगता कि वो तुम कर सकते हो। इस पर जेक उसे कहता है कि नहीं, मुझे सब कुछ याद है। कर्नल उससे कहता है कि अगर तुम ऐसा ना कर सके तो मैं तुम्हें वापस जमीन पर भेज दूंगा। जेक उसे कहता है कि आप फिक्र मत करें, मैं कल आपका काम कर दूंगा। इस पर कर्नल उससे कहता है कि कल तो पता चल ही जाएगा। अगले दिन उस प्लेनेट में इवेंट होता है जिसने उस प्लेनेट के सभी लोग जेक को एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद नेत्री जेक को एला का दरख्त दिखाती है जो कि हर वक्त ग्लो किया करता था। तभी नेत्री जेक को ये बताती है कि तुम इस प्लेनेट की किसी भी लेडी को चुन सकते हो और उससे शादी कर सकते हो। तब जेक उसे कहता है कि मुझे तो तुम पसंद हो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कर्नल ने उस प्लेनेट पर अटैक कर दिया है और वो वहां पर मौजूद दरख्तों को गिराने लगता है, जिसे देखकर उन सारे क्रिएचर्स को गुस्सा आ जाता है। जेक कर्नल को रोकने की काफी कोशिश करता है, लेकिन कर्नल तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। ये सब देखकर वो क्रिएचर जो कबीले का सरदार बनने वाला था वो जेक पर अटैक कर देता है, लेकिन नेत्री उसे बचा लेती है। तभी इस प्रोजेक्ट की साइंटिस्ट कर्नल से कहती है कि ये जरूरी नहीं कि तुम इनके दरख्त उखेड़ कर और जमीन खोद कर ही ये स्टोन्स हासिल कर सकते हो
हो सकता है ये स्टोन्स उनके प्लेनेट के चारों तरफ हो। और तभी वहां पर जेक भी आ जाता है। वो उन सब लोगों से बात करता है और उन्हें कहता है कि वो लोग नेचर को बहुत पसंद करते हैं और वो लोग अपना घर छोड़कर कभी भी नहीं जाएंगे। कर्नल उसे कहता है कि मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता, अगर स्टोन को लेने के लिए मुझे उन सबको मारना भी पड़ा तो मैं ये करने से गुरेज नहीं करूंगा। वो साइंटिस्ट और जेक को एक मौका देता है कि तुम लोग वापस अपने अवतार में जा सकते हो और उन लोगों को वहां से निकलने के लिए कन्विंस कर सकते हो, और अब तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ आखिरी मौका है। उसके बाद साइंटिस्ट और जेक अपने अपने अवतार में दोबारा से उस प्लेनेट पर चले जाते हैं। जेक वहां पर जाकर उन सभी लोगों को ये बता देता है कि मुझे यहाँ पर इसीलिए भेजा गया था कि मैं तुम सब लोगों को यहाँ से निकाल सकूं, क्योंकि हमारे लोगों को यहाँ पर कुछ जरूरी स्टोन्स चाहिए जो कि हमारे लिए बहुत कीमती हैं। ये सब कुछ सुनकर नेत्री रोने लगती है। वो जेक पर चिल्लाने लगती है कि तुमने मुझे धोखा दिया है, तुम अब तक सिर्फ और सिर्फ ड्रामा करते आ रहे थे। उस प्लेनेट के सभी क्रिएचर्स जेक और उस साइंटिस्ट को कैद कर लेते हैं और उसी टाइम कर्नल भी उस प्लेनेट पर अटैक कर देता है। उस प्लेनेट के क्रिएचर्स उसका मुकाबला करते हैं, लेकिन वो तीर कमान से आखिर कब तक उनका मुकाबला कर सकते थे। कर्नल उस प्लेनेट पर बॉम्ब्स फेंकने लगता है, जिसकी वजह से उस प्लेनेट पर हर तरफ आग लग जाती है। उस प्लेनेट के सभी लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं और वो रोने लगते हैं। तभी नेत्री की माँ जेक के पास आती है और उसे कहती है कि तुम हमारी जान बचा सकते हो, लेकिन इतनी ही देर में कर्नल उनका सबसे बड़ा दरख्त गिरा देता है। सभी क्रिएचर्स ये देखकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। उसी वक्त आग लगने की वजह से नेत्री के फादर की भी डेथ हो जाती है। दूसरी तरफ कर्नल साइंटिस्ट और जेक की ह्यूमन फॉर्म को अरेस्ट करवा देता है, लेकिन वहां पर एक फाइटर पायलट आ जाती है। वो एक फाइटर प्लेन चलाया करती थी। वो उन दोनों को आकर बचा लेती है और वो अपने फाइटर प्लेन में उन्हें अपने साथ ले जाती है। कर्नल इस प्रोजेक्ट की साइंटिस्ट पर फायरिंग करता है, जिसकी वजह से वो जख्मी हो जाती है। इस वजह से जेक को अकेले ही अपने अवतार में वापस जाना पड़ता है। वहां जाकर जेक देखता है कि ये प्लेनेट बहुत ज्यादा वीरान हो चुका है और इस प्लेनेट के सभी लोग कहीं और चले गए हैं। वो उस जगह पर जाता है जहां पर उनका सबसे बड़ा और प्योर दरख्त था। वो सभी लोग उस दरख्त के नीचे होते हैं, जो कि अब टूट चुका था। उन सभी लोगों को ये लग रहा था कि जेक अब यहाँ से भाग चुका है और वो उनकी मदद करने के लिए नहीं आएगा। लेकिन अब की बार जेक उस परिंदे पर सवार होकर आता है जिस पर नेत्री के एंसेस्टर्स ने सवारी की होती है, और उन लोगों का ये मानना था कि जो इस परिंदे पर सवारी करेगा वो गम के बादलों को भी हटा सकेगा। और जब जेक इस परिंदे पर उन लोगों के पास आता है तो सब लोग बहुत खुश होते हैं। जेक वहां पर नेत्री की मदर से कहता है कि मेरी एक साथी जख्मी है, क्या हम उसकी मदद कर सकते हैं। नेत्री की माँ उसे कहती है कि अगर वो अपने अवतार में वापस आ जाए तो हम उसकी मदद कर सकते हैं, लेकिन साइंटिस्ट ऐसा नहीं कर पाती और उसकी डेथ हो जाती है। तभी जेक ये ऐलान करता है कि हम कर्नल के खिलाफ लड़ाई करेंगे। इस प्लेनेट के क्रिएचर्स की तादाद बहुत ज्यादा थी, जिसकी वजह से कर्नल भी इस बात से डरता था, लेकिन कर्नल के पास बहुत बड़े बड़े वेपन्स थे और दूसरी तरफ जेक और बाकी कबीले वालों के पास सिर्फ और सिर्फ तीर कमान थे। लेकिन जेक इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और वो ये फैसला करता है कि वो नेचर के लिए और इस प्लेनेट के लिए लड़ेगा। वो उस बड़े दरख्त के पास जाता है और उससे कहता है कि कर्नल यहाँ पर तुम्हें तबाह करने आ रहा है, तो तुम ऐसा नहीं होने देना। दूसरे दिन कर्नल हमला कर देता है और वो सबसे पहला शूट उस दरख्त पर करता है जो उनका सबसे बड़ा और प्योर दरख्त था। लेकिन तभी वहां पर उस प्लेनेट के क्रिएचर्स आ जाते हैं जो पूरी तैयारी के साथ आते हैं। जेक भी उसी परिंदे पर उड़ता हुआ वहां पर आ जाता है। इन सब के पास तीर कमान था, लेकिन कर्नल और उसके साथी अपने एडवांस वेपन्स की वजह से इन पर भारी पड़ रहे थे। लेकिन इस प्लेनेट के क्रिएचर्स में काफी ज्यादा स्ट्रेंथ थी और ये अपनी विल पावर को सबसे आगे रखते थे। इस लड़ाई की वजह से काफी ज्यादा तबाही होने लगती है
और इस लड़ाई में इस कबीले का नया सरदार भी मारा जाता है। अब कर्नल सबको मारते हुए उस प्योर दरख्त की तरफ बढ़ने लगता है जिस पर अटैक करके वो इन सब लोगों पर रूल करना चाहता था। लेकिन इससे पहले कि वो इस पर अटैक करता, उस दरख्त को बचाने के लिए बहुत सारे बड़े बड़े परिंदे आ जाते हैं। उन परिंदों पर किसी भी किस्म के वेपन का कोई भी असर नहीं हो रहा था। वो कर्नल और उसके लोगों पर अटैक कर देते हैं और जिस जहाज से ये एक्सप्लोजन करने वाले थे, जेक उस जहाज को गिरा देता है। उसके बाद जेक कर्नल के जहाज पर भी हमला कर देता है जिसकी वजह से उसका जहाज भी तबाह हो जाता है। लेकिन कर्नल अपने जहाज से नीचे छलांग लगा देता है। तभी कर्नल को उस प्लैनेट पर वो कैबिन नजर आता है जहां पर जेक का ह्यूमन फॉर्म था। तब कर्नल ये सोचता है कि अगर जेक के ह्यूमन वेरिएंट को ही मार दिया जाए तो जेक का अवतार भी अपने आप ही खत्म हो जाएगा। लेकिन इससे पहले ही वहां पर नेत्री आ जाती है और वो कर्नल से लड़ाई करने लगती है। नेत्री जब कमजोर पड़ने लगती है तो तभी वहां पर जेक आ जाता है और वो दोनों उससे लड़ने लगते हैं। कर्नल जेक की चोटी पकड़ लेता है और उसे कहने लगता है कि अब मैं तुम्हें मार दूंगा। लेकिन इससे पहले कि कर्नल जेक को कोई नुकसान पहुंचाता, नेत्री उस पर तीर चला देती है और आखिरकार कर्नल मर ही जाता है। उसके बाद जेक भी बेहोश हो जाता है क्योंकि उससे भी काफी ज्यादा चोटें आई थी। वो उसी कैबिन में अपने ह्यूमन वर्जन में वापस आ जाता है। उसे सांस लेने में मुश्किल होती है क्योंकि इस प्लैनेट पर ऑक्सीजन नहीं थी। लेकिन तभी यहाँ पर नेत्री आ जाती है और वो उसे ऑक्सीजन मास्क लगाती है और वो दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगते हैं क्योंकि नेत्री ने जेक की जान बचाई थी और जेक ने नेत्री का प्लैनेट बचाया था। मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि बाकी सब इंसानों को अर्थ पर भेज दिया जाता है लेकिन जेक वहीं पर रहता है क्योंकि वो बाकी का अपना सारा टाइम इसी प्लैनेट पर गुजारना चाहता था। अब जेक को हमेशा के लिए उसके ह्यूमन वेरिएंट से अलग करके एक अवतार का रूप दे दिया जाता है और वो उन सभी क्रिएचर्स के साथ उस प्लैनेट पर खुशी खुशी रहने लगता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।